गुड मॉर्निंग दोस्तों, यूपीएससी टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हिस्ट्री की पिछली दो क्लास में हमने पुरापाषाण काल और मध्यपाषाण काल के बारे में चर्चा करी थी और इन दोनों क्लासेस में हमने अच्छे से पुरापाषाण काल और मध्यपाषाण काल को समझने का प्रयास करा था। तो दोस्तों, उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज जो हम समझेंगे वो हम नवपाषाण काल को समझेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि पुरापाषाण काल को 3 पार्ट में विभक्त किया गया है, 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला भाग मैंने आपको बताया था पुरापाषाण काल। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, पुरापाषाण काल, उसके बाद मध्यपाषाण काल, उसके बाद नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि इन्हें बांटने के 2 आधार थे, एक जलवायु में परिवर्तन, दूसरा औजारों के स्वरूप में होने वाले परिवर्तन। हमने देखा कैसे पुरापाषाण काल में मानव ने करोड़ प्रकार के उपकरण बनाए थे, जो एक तरीके थोथे उपकरण हुआ करते थे, बहुत ज्यादा कुशल उपकरण नहीं थे, काफी मोटे और भारी उपकरण हुआ करते थे और उनसे मानव बहुत सारे कार्यों को करने में सक्षम नहीं था। तो एक प्रकार से ये मानव द्वारा बनाए गए औजारों का सबसे पहला वर्जन पुरापाषाण काल में दिखता है। मध्यपाषाण काल में थोड़ा सा उनमें सुधार होता है और नवपाषाण काल में उसमें हमें बहुत सारे सुधार देखने को मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों, नवपाषाण काल में हम देखेंगे ना केवल नवपाषाण काल, पुरापाषाण काल और मध्यपाषाण काल की तुलना में ना केवल औजारों की तुलना करेंगे तो बेहतर है, बल्कि यहाँ पर कृषि की शुरुआत होगी। यहाँ पे परिवार की संकल्पना जो होगी वो और मजबूत बन के उभरेगी। यहाँ पे मानव बस्तियों का विकास होगा और हम देखेंगे एक जो मानव की महत्वपूर्ण उपलब्धि रहेगी या फिर मानव द्वारा एक महत्वपूर्ण जो कार्य इसमें रहेगा वो रहेगा कृषि की शुरुआत। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हुए देखते हैं हम नवपाषाण काल को। सबसे पहले हम नवपाषाण काल की परिभाषा देखते हैं। थोड़ा सा परिभाषा पे ध्यान देते हैं। दोस्तों, नवपाषाण काल को पाषाण काल की तीसरी श्रेणी में रखा गया है। यह पिछले 2 कालों की तुलना में अधिक विकसित काल था। ये पिछले 2 कालों की तुलना में अधिक विकसित काल था। तो दोस्तों, एक बार परिभाषा को आप सभी विद्यार्थी बहुत ध्यान से देखें। मैंने परिभाषा में लिखा है कि नवपाषाण काल को पाषाण काल की तीसरी श्रेणी में रखा गया है। तीसरी श्रेणी में पहली श्रेणी पुरापाषाण काल, दूसरी श्रेणी मध्यपाषाण काल और तीसरी श्रेणी नवपाषाण काल। तीसरी श्रेणी में रखा गया है। यह पिछले 2 कालों की तुलना में अधिक विकसित था। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा मानव विकसित होता चला जाएगा और विकसित ही समय आता चला जाएगा। दोस्तों, एक और छोटी सी परिभाषा के बारे में देख लेते हैं इसकी। कुछ विद्वानों का इसकी परिभाषा को लेके अलग अलग मानना है। तो एक जो विद्वान है जिनका नाम है मिल्स बुलकिट, इन्होंने पुरापाषाण काल के बारे में क्या कहा था दोस्तों? इनका कहना था कि मनुष्य द्वारा पशुपालन की शुरुआत कृषि व्यवहार को अपनाना, आग का आविष्कार करना व स्थायी निवास बनाकर रहना या फिर स्थायी निवास की शुरुआत, इन चीज़ों की शुरुआत ही नव पाषाण काल है। दोस्तों, महत्वपूर्ण एक जो कह सकते हैं विद्वान रहे मिल्स बुलकिट, इन्होंने
एक परिभाषा दी है नवपाषाण काल की, उस परिभाषा को हम एक बार देख लेते हैं। क्या है? मनुष्य द्वारा पशुपालन की शुरुआत, कृषि व्यवहार को अपनाना, आग का आविष्कार करना व स्थायी निवास बनाकर रहना या फिर स्थायी निवास की शुरुआत करना ही नवपाषाण काल कहलाता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि नवपाषाण काल की परिभाषा आप देख चुके हैं। 3-4 चीजें जो महत्वपूर्ण थी कि पशुपालन की शुरुआत नियमित रूप से हुई। इससे पहले हम देखेंगे मध्यपाषाण काल में भी पशुपालन की शुरुआत हुई थी, लेकिन मध्यपाषाण काल में जो पशुओं की हड्डियां मिलती हैं उसके आधार पर हम कह पाते हैं कि वो नियमित रूप से पशुपालन की शुरुआत नहीं थी। नियमित रूप से पशुपालन की शुरुआत नवपाषाण काल में होती है। दूसरा, कृषि व्यवहार को अपनाना। इस काल में आके मनुष्य की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि मनुष्य कृषि की ओर अग्रसित हुआ और उसने कृषि को खोजा और धीरे धीरे उसने, हम कह सकते हैं कि चावल को, गेहूं को, जौ को, कपास को, इन चीज़ों की खेती करनी शुरू कर दी थी। आग का आविष्कार दोस्तों और उसके बाद स्थायी निवास, ये मध्यपाषाण काल की 4 महत्वपूर्ण उपलब्धियां थी। इनका मानना है कि इन उपलब्धि के तौर पे मध्यपाषाण काल को जाना जा सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नवपाषाण काल को, सॉरी दोस्तों, मध्यपाषाण काल नहीं, नवपाषाण काल। दोस्तों एक विद्वान थे जिनका नाम था जॉन लुबाक, और जॉन लुबाक नामक इनके द्वारा सर्वप्रथम नवपाषाण या फिर हम नियोलिथिक शब्द का प्रयोग किया गया था। सर्वप्रथम दोस्तों जॉन लुबाक नामक विद्वान थे जिनके द्वारा नवपाषाण काल या फिर नियोलिथिक शब्द का प्रयोग किया गया था। इन्होंने अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिका में सर्वप्रथम इस शब्द का उल्लेख किया था। इस शब्द का उल्लेख किया था। दोस्तों देखते हैं, जॉन लुबाक एक पुरातत्वविद या फिर एक विद्वान थे। सर्वप्रथम नवपाषाण शब्द का प्रयोग इनके द्वारा ही किया गया था। इन्होंने अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिका में सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग किया गया था। दोस्तों फिर एक विद्वान आते हैं जिनका नाम है गॉर्डन चाइल्ड। और गॉर्डन चाइल्ड नाम के जो विद्वान थे, इनके द्वारा नवपाषाण काल को नवपाषाण क्रांति की संज्ञा नाम दिया गया। दोस्तों गॉर्डन चाइल्ड, इनके द्वारा नवपाषाण काल को नवपाषाण क्रांति की संज्ञा दी गई। महत्वपूर्ण बात आप सुने, नवपाषाण क्रांति। दोस्तों क्रांति एक महत्वपूर्ण शब्द यहाँ पर है। इन्होंने नवपाषाण काल को नवपाषाण क्रांति कहा था। तो दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत जरूरी हो जाता है, इस चीज़ को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है कि आखिरकार नवपाषाण काल को नवपाषाण क्रांति कहा जाए, और कहा जाए तो कितना सही है, कितना उचित है कहना, और आखिर वो क्या कारण थे जिसकी वजह से इन्होंने नवपाषाण काल को नवपाषाण क्रांति कहा था। दोस्तों देखते हैं आगे इस चीज को। यहाँ पे दोस्तों मैं आप सभी को एक क्वेश्चन देता हूँ। आप जब भी मेरी वीडियो को देखेंगे और जब भी इस क्वेश्चन को देखेंगे, आप कोशिश करना कि इस क्वेश्चन को आप अपने आप से करना, और करने के बाद अगर पॉसिबल हो सकता है तो आप मुझे व्हाट्सअप भी करना। व्हाट्सअप पे मैं चेक करूँगा और आपको आपकी क्या गलती है और आपने क्वेश्चन कितना अच्छा करा है और क्या सुधार की जरूरत है, मैं ये सब बताते हुए आपको दोबारा आपके मैसेज को बैक करूँगा। दोस्तों नवपाषाण क्रांति इन्होंने इस शब्द का प्रयोग करा था। हम देखते हैं नवपाषाण क्रांति क्यों कहा गया और कितना उचित है नवपाषाण क्रांति कहना। तो दोस्तों इनका कहना था कि नवपाषाण काल को नवपाषाण
क्रांति कहा जा सकता है, क्योंकि क्योंकि दोस्तों पहला रीजन, क्योंकि इस काल में मनुष्य द्वारा केवल मात्र 3000 की अवधि में इतने महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए जो पिछले 30 सालों में भी नहीं हो सके थे। दोस्तों एक रीजन कि नवपाषाण काल को नवपाषाण क्रांति कहा जा सकता है, क्योंकि इस काल में मनुष्य द्वारा केवल मात्र 3000 की अवधि, 3000 वर्षों की अवधि, वर्षों की अवधि में इतने महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए जो पिछले 30 सालों में भी नहीं हो सके थे। जैसे पशुपालन की शुरुआत, आग का आविष्कार, स्थायी निवास, कृषि की शुरुआत तथा मानव बस्तियों का विकास। आगे चलकर इन्हीं कह सकते इन्हीं सुधारों ने मानव को इस प्रकार गतिशीलता प्रदान की कि मानव बस्तियों से नगरीकरण व खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बन सका। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत ध्यान से सुनना कि इस काल में मनुष्य द्वारा केवल मात्र 3000 वर्षों की अवधि में इतने महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए जो पिछले 30 सालों में भी नहीं हो सके थे या 30 सालों में भी संभव नहीं हुए। जैसे पशुपालन की शुरुआत, आग का आविष्कार, स्थायी निवास, कृषि की शुरुआत तथा मानव बस्तियों का विकास। आगे चलकर इन्हीं सुधारों ने मानव को इस प्रकार गतिशीलता प्रदान की कि मानव बस्तियों से नगरीकरण व खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बन सका। दोस्तों महत्वपूर्ण परिवर्तन थे। हम कहते हैं कि देखते हैं हम कैसे धीरे धीरे कुछ डेवलपमेंट होता है। तो दोस्तों डेवलपमेंट के कुछ कारण होते हैं जिस आधारों पे मानव डेवलप कर पाता है। यहाँ पे मानव ने उन चीज़ों को एक तरीके से कह सकते हैं उन चीज़ों का जन्म कर देना शुरू कर दिया था जिन चीज़ों से आगे मानव को बहुत तेजी मिली, मानव के विकास को बहुत रफ्तार मिली। बहुत लोगों का कहना है कि 3000 वर्ष की अवधि, जबकि क्रांति थोड़ा सा देख ही लेते हैं दोस्तों इस चीज़ को भी। आगे बढ़ते हैं। दूसरा कारण, मानव द्वारा मात्र 3000 वर्षों में इतने परिवर्तन हुए जो पिछले 30,000 वर्षों में भी संभव
नहीं थे, इसलिए इन परिवर्तनों को द्रुत एवं तीव्र परिवर्तन माना जा सकता है, जो किसी भी क्रांति की आवश्यक शर्त होता है या होती है। दोस्तों महत्वपूर्ण बात यहाँ पर देखें, मानव द्वारा मात्र 3000 वर्षों में इतने परिवर्तन हुए जो पिछले 30,000 यहाँ पर 30,000 कर लेना, 30,000 वर्षों में भी संभव नहीं थे। इसलिए इन परिवर्तनों को द्रुत एवं तीव्र परिवर्तन माना जा सकता है, जो किसी भी क्रांति की आवश्यक शर्त होता है। दोस्तों क्रांति का मतलब क्या होता है? क्रांति का मतलब होता है, कह सकते हैं हम तीव्र परिवर्तन। तीव्र परिवर्तन क्रांति का मतलब होता है, क्रांति एकदम से उठती है और एकदम से उठने के साथ और क्रांति जैसी समाप्त होती है, हम देखते हैं शासन व्यवस्था में या फिर जिस भी एक कह सकते हैं मांग के संबंध में क्रांति होती है, उस मांग में बहुत बड़े परिवर्तन होते हैं। तो क्रांति की आवश्यक शर्त होती है, क्रांति किसी घटनाओं को क्रांति तभी कहा जा सकता है जब वो द्रुत एवं तीव्र परिवर्तन लेके आए। और यहाँ पे हम देखेंगे 3000 वर्षों में परिवर्तन हुआ, लेकिन अगर इसकी तुलना हम पिछले वर्षों में करेंगे तो हम देखेंगे इतने परिवर्तन हुए जो पिछले 30,000 वर्षों में भी नहीं हुए। तो उस पिछले वक्त के अगर समय के की तुलना करेंगे तो हम इसे द्रुत एवं तीव्र परिवर्तन कह सकते हैं, और इसलिए हम नवपाषाण काल को नवपाषाण क्रांति कह सकते हैं। इसलिए नवपाषाण काल को नवपाषाण क्रांति कहना उचित होगा। दोस्तों ये कहना उचित होगा। अब कुछ विद्वान इस शब्द पर अपनी आपत्ति व्यक्त करते हैं, उनके बारे में देखते हैं। परंतु कुछ विद्वानों द्वारा नवपाषाण क्रांति शब्द पर आपत्ति दर्ज की गई है, क्योंकि दोस्तों देखते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि नवपाषाण काल में जो परिवर्तन हुए वह 3000 वर्षों की लंबी अवधि का परिणाम था, और 3000 वर्ष एक लंबी अवधि होती है, जबकि क्रांति एकदम या तीव्र परिवर्तन को कहा जाता है। दोस्तों देखो इस चीज को बोर्ड पे सभी विद्यार्थी, परंतु कुछ विद्वानों द्वारा नवपाषाण क्रांति शब्द पर अपनी आपत्ति दर्ज की गई है, क्योंकि उनका मानना है कि नवपाषाण काल में जो परिवर्तन हुए हैं वह 3000 वर्षों की लंबी अवधि का परिणाम थे या फिर था, और 3000 वर्ष एक लंबी अवधि होती है, जबकि क्रांति एकदम या फिर तीव्र परिवर्तन को कहा जाता है। तो दोस्तों मैंने आपको इसके दोनों पक्ष बता दिए कि इसका अच्छा एक तरीके से कह सकते हैं कि इसका मानने वाला पक्ष जो नवपाषाण काल को नवपाषाण क्रांति कहता है वो क्या तर्क देता है, और जो नवपाषाण काल को नवपाषाण क्रांति नहीं मानता वो क्यों नहीं मानता, वो क्या तर्क देता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैंने आपको बताया था मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा और वो क्वेश्चन आपको करना है। आप ये क्वेश्चन करके मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, नवपाषाण काल को
नव पाषाण क्रांति कहना कहाँ तक उचित है, इस मत का परीक्षण करें। दोस्तों यूपीएससी के लिए ज़रूरी है कि जब भी क्वेश्चन को दिया जाता है तो क्वेश्चन को विद्यार्थी बहुत आराम से और बहुत धैर्य से समझे और क्वेश्चन का एक ड्राफ्ट लगभग प्रारूप बना के क्वेश्चन को करा जाए। और क्वेश्चन को आप जितना पॉइंट वाइज करेंगे, थ्योरी ना लिखते हुए जितना पॉइंट वाइज करेंगे उतना बेटर रहेगा। मेरा ये मानना है और ये मैंने अक्सर देखा भी है कि जो विद्यार्थी क्वेश्चनों को जितना पॉइंट वाइज में लिखते हैं उसमें क्लियरिटी उतनी ज़्यादा आती है, पढ़ने वाले को एकदम से पढ़ते ही समझ में आ जाता है और उसका पढ़ने का उद्देश्य पूरा हो जाता है और वो आपका 6 नंबर देता है। तो नवपाषाण काल को नवपाषाण क्रांति कहना कहाँ तक उचित है, तो 2 शब्द है, एक तो नवपाषाण काल और दूसरा नवपाषाण क्रांति। सबसे पहले आप इंट्रो में इस चीज को क्लियर करेंगे, या तो नवपाषाण काल क्या है या फिर नवपाषाण क्रांति क्या है और किन्होंने कहा। उसके बाद आप क्रांति माना जाए ये कारण बताएंगे, क्रांति माना जाए क्योंकि नंबर 1 और नंबर 2 जो भी आपके पास कारण है, और भी आपको कारण किसी अच्छी पुस्तक से मिलते हैं तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। दूसरा, परंतु इस शब्द पर कुछ विद्वानों द्वारा आपत्ति दर्ज की गई है। इस शब्द की कुछ सीमाएं भी दिखाई देती हैं। जैसे दोस्तों देखा नंबर 1 और नंबर 2 जितने भी आपके पास हैं, उसके अंत में आप निष्कर्ष लिख देंगे। कोशिश करें जो आपका निष्कर्ष हो वो एक तरीके से बीच में हो, वो पूरा समर्थन ना तो नवपाषाण काल को करता हुआ हो और ना ही पूरा समर्पण नवपाषाण क्रांति के पक्ष में हो। आप निष्कर्ष में लिख सकते हैं कि नवपाषाण काल को नवपाषाण क्रांति कहना कुछ अगर बिंदुओं को कुछ बिंदुओं के अगर परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो उचित माना जा सकता है, परंतु इसकी भी कुछ सीमाएं हमें दिखाई पड़ती हैं। दैट्स इट, आंसर क्लोज। तो दोस्तों ये आपके आंसर का प्रारूप होना चाहिए। आई होप कि आप क्वेश्चन को लिखना समझ रहे हैं। यहाँ पे हम परीक्षण करेंगे, परीक्षण का भी एक अपना तरीका होता है कि परीक्षण में हम उसकी अच्छी बातों को, उसकी बेकार बातों को, लास्ट में निष्कर्ष। दोस्तों देखें, आप इसको ध्यान से देखें। मैं आपको ऐसे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चनों की इस तरीके से प्रैक्टिस कराऊंगा। आप इस क्वेश्चन को करें और मेरे को व्हाट्सअप करें। दोस्तों औजारों के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों नवपाषाण काल के औजार थे, उनकी विशेषता थी कि इस काल में पॉलिशदार औजारों का प्रयोग आरंभ हुआ, जहां पहले पत्थरों को तोड़कर औजार बनाए जाते थे, वहीं अब पत्थरों को घिसकर औजार बनाए जाने लगे। दूसरा, यह औजार पहले की तुलना में चमकदार हुआ करते थे। तीसरा,
यह काफ़ी बेहतर किस्म के औजार थे जिनके निर्माण में क्वार्टरजाइट, काले व भूरे रंग के पत्थरों का प्रयोग किया गया था। चौथा दोस्तों, कुछ विद्वानों का मानना है कि इन्हीं औजारों की कुशलता के कारण मनुष्य द्वारा जमीन को खोदना आसान हुआ। परिणाम स्वरूप कृषि की शुरुआत हुई। दोस्तों महत्वपूर्ण बात देखें आप, औजार सबसे पहले औजार इस काल में पॉलिशदार औजारों का प्रयोग आरंभ हुआ। जहां पहले पत्थरों से पत्थरों को तोड़कर औजार बनाए जाते थे, वहीं अब पत्थरों से पत्थरों को घिसकर औजार बनाए जाने लग गए। ठीक है, यह औजार पहले की तुलना में चमकदार हुआ करते थे। यह काफी बेहतर किस्म के औजार थे। इनके निर्माण में क्वार्टरजाइट, काले व भूरे रंग के पत्थरों का प्रयोग किया गया था। कुछ विद्वानों का मानना है कि इन्हीं औजारों, दोस्तों थोड़ा सा जल्दी लिखने के चक्कर में हो जाता है, आप थोड़ा सा इस तरह की मिस्टेक्स देखें तो ठीक कर लेना। औजारों की कुशलता के कारण मनुष्य द्वारा जमीन को खोदना आसान हुआ, परिणाम स्वरूप कृषि की शुरुआत हुई। तो दोस्तों औजारों के कारण कृषि की शुरुआत हुई, एक बहुत बड़ी कह सकते उपलब्धि होगी। और 5 में एक छोटा सा और लिख लेते हैं, बोर्ड पे आ जाएगा आई थिंक। 5 में दोस्तों, शिकार करने में अधिक सुविधा। शिकार करने में दोस्तों अधिक सुविधा भी होने लगी। दोस्तों आप यूपीएससी के विद्यार्थी हैं, तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप हर चीज़ को इंटरलिंक करना सीखें। आपकी इंटरलिंक करने की समझ जितनी बेहतर होगी, जितनी अच्छी होगी, आप यूपीएससी में उतने बेहतर तरीके से क्वेश्चनों को हैंडल कर सकते हैं, उतने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखें कि शिकार करने में अधिक सुविधा हुई और कृषि की शुरुआत हुई। इन दोनों कारणों से क्या होगा, इन दोनों ही कारणों से खाद्यान्न उपलब्धता जो होगी वो बढ़ेगी। मतलब मनुष्य के लिए खाने पीने के पदार्थ जो होंगे, क्योंकि वो शिकार खाता था या फिर अन्न खाता था, कृषि से उसे अन्न मिलेगा और यहाँ से शिकार आसानी से हो जाएगा तो उसे खाने के तौर पर शिकार आराम से मिलेगा। तो जब ये दोनों चीज़ों की उपलब्धता बढ़ेगी तो खाद्यान्न उपलब्धता अच्छी होगी, और जब मनुष्य खाने पीने की चीज़ समय पर मिलेगी, अच्छी चीज़ें मिलेंगी और आराम से मिलेंगी, तो मनुष्य और चीज़ों में अपना दिमाग लगाना शुरू कर देगा। और जब और चीज़ों में मनुष्य अपना दिमाग लगाना शुरू करेगा तो हम देखेंगे धीरे धीरे समय आगे बढ़ेगा, मनुष्य विकसित होगा, जनसंख्या बढ़ेगी, मानव बस्तियाँ बढ़ेगी, बस्तियाँ नगरीकरण तक बढ़ेगी और नगरीकरण के बाद बड़े बड़े साम्राज्यों का कह सकते हैं आगमन होगा, बड़े बड़े साम्राज्य स्थापित होंगे और उसके बाद राजा महाराजाओं के आपसी युद्ध शुरू हो जाएंगे और बहुत सारी चीज़ों को हम देखना और पढ़ना शुरू करेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नवपाषाण काल की कुछ विशेषताओं को देखते हैं। दोस्तों विशेषता में सबसे पहली चीज जो हम देखेंगे कि स्थायी निवास। इस काल तक आते आते मानव ने स्थायी निवास का जो एक तरीका होता है, तौर तरीका होता है, उसे शुरू कर दिया था। पहले मानव शिकार की तलाश में या फिर खाने की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान भटकता था, लेकिन इस काल तक आके
मानव ने स्थायी निवास, एक महत्वपूर्ण चीज। उसके बाद पशुपालन का नियमित रूप से शुरुआत इसी काल में करी थी। दोस्तों पशुपालन के बारे में जानकारी हमें आदि काल से थी, बहुत प्राचीन काल से थी, लेकिन इस काल तक आके मानव ने पशुधन की एक कह सकते हैं जो इम्पोर्टेंस महत्व होता है उसे मानव समझने लग गया था। और शुरुआत में मानव ने जिन पशुओं को पाला था, हालांकि पशुपालन का उद्देश्य मांस प्राप्ति था, ना कि दुग्ध प्राप्ति। पशुपालन का जो उद्देश्य था मानव का मांस प्राप्त करना था, ना कि दूध प्राप्त करना था। और एक महत्वपूर्ण उपलब्धि जो इस समय की रहेगी वो रहेगी दोस्तों तीसरा पॉइंट, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट कि कृषि का विकास, कृषि की शुरुआत। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण जो मानव की उपलब्धि रही है वो कृषि की शुरुआत रही है। और कृषि की शुरुआत किन कारणों से हुई, इस पर अभी भी एक प्रकार का डाउट या संशय बना हुआ है, विवाद। तो दोस्तों कृषि की शुरुआत के बारे में हम चर्चा कर रहे थे और मैं आपको बता रहा था कि कृषि की शुरुआत को लेके आज भी कुछ ना कुछ विवाद बना हुआ है और ये चीज़ में आज भी क्लियरिटी हमें दिखाई नहीं देती कि कृषि की शुरुआत आखिरकार किन कारणों से हुई। दोस्तों इसके संबंध में विद्वानों के द्वारा 3 कारणों को उजागर किया गया है, हम देख लेते हैं। पहला कारण क्या था कि जलवायु में परिवर्तन। कुछ विद्वानों का मानना है कि जलवायु में परिवर्तन होना शुरू हुआ और मानव के अनुकूल परिस्थितियां बनती चली गई और जिस प्रकार से मानव के अनुकूल परिस्थितियां बनती गई, मानव ने कृषि की खोज हो गई और कृषि की खोज के साथ साथ धीरे धीरे मानव आगे बढ़ने लग गया और कृषि के अनुकूल वातावरण ने कृषि को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करा। दूसरा दोस्तों हम देखेंगे कि जनसंख्या वृद्धि। दोस्तों कुछ विद्वानों को मानना है कि नवपाषाण काल तक आते आते जनसंख्या में इस तरीके से वृद्धि होने लगी कि मानव को खाद्यान्न के रूप में अपनी उपलब्धता को बढ़ाने के नए नए तरीके ढूंढने पड़े और धीरे धीरे मानव ने नए तरीके की खोज करना शुरू करा और हम कहेंगे कि इस प्रकार से खाद्यान्न कृषि की शुरुआत हुई। तीसरा कारण जो हम दोस्तों देखते हैं, जलवायु परिवर्तन, जनसंख्या में वृद्धि और तीसरा कारण देखते हैं हम औजारों के स्वरूप में परिवर्तन या औजारों का अधिक कुशल होना। औजारों के स्वरूप में परिवर्तन या औजारों का अधिक कुशल होना, क्योंकि दोस्तों जब औजार ज़्यादा कुशल हुए, औजार बेहतर तरीके से काम करने लायक हुए, नुकीले, धारदार और पैने औजार हुए, तो उससे मानव के लिए जमीन को खोदना आसान हो गया। जब जमीन को खोदना आसान हो गया, जमीन को काटना आसान हो गया, तो उसमें आसानी से बीज डाल सकता था और आसानी से एक हल, जैसे आज भी खेती करते समय जमीन पर हल चलाया जाता था, ऐसे ही उस समय जमीन को कह सकते हैं कि जमीन पर हल चलाना आसान हुआ और उससे कृषि की शुरुआत हुई। तो ये 3 कारण रहे कृषि की शुरुआत के। आगे बढ़ते दोस्तों, हम विशेषता के बारे में बात कर रहे थे और एक विशेषता पशुपालन, कृषि की शुरुआत, स्थायी निवास की शुरुआत और स्थायी निवास के साथ साथ मानव बस्तियों की संख्या में तीव्र परिवर्तन हुए। दोस्तों मानव बस्तियों की संख्या में तीव्र परिवर्तन हुए। अब मानव धीरे धीरे घर बना के रहने लग गया और जब एक घर बना, धीरे धीरे देखा वहां पे और भी घर बनने लग गए और इस तरीके से मानव बस्तियां बननी शुरू हुई और बिरादरी का भाव विकसित हुआ। अब मानव निर्मित मकानों में रहने लगा। अब मानव निर्मित मकानों में रहने लग गया। दोस्तों
ये हमने इस काल की विशेषताओं के बारे में चर्चा कर ली। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक संरचना। इस काल की सामाजिक संरचना कैसी थी उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों इस काल की सामाजिक संरचना भी समता मूलक समाज था। समता मूलक समाज से हमारा आशय होता है कि ये समाज में सभी लोग समान थे, कोई बड़ा नहीं था, कोई छोटा नहीं था, कोई अमीर नहीं था, कोई गरीब नहीं था, कोई जात पात नहीं थी, कोई छुआछात नहीं थी, और एक तरीके से समता मूलक समाज था जिसमें सभी लोग समान होते हैं। दोस्तों आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे समता मूलक समाज में देखेंगे कि स्थायी निवास में रहने की शुरुआत इस काल की विशेषता, और इसी कारण लोगों में बिरादरी दी भाव उत्पन्न हुआ। स्थायी निवास बनाकर रहने लगे और धीरे धीरे वहां पे और मानव रहने लग गए, एक के बगल में एक के बगल में एक, और धीरे धीरे हम देखा सब एक दूसरे को जानने लग गए, पहचानने लग गए, और उसके साथ ही दोस्तों बिरादरी का भाव जो हम देखेंगे वो उत्पन्न हुआ और मजबूत हुआ। और एक देखते हैं कि घरों की बनावट, आर्थिक विषमता के संकेत मिलते हैं कुछ हमें। आर्थिक विषमता मतलब इस समय में पहली बार देखा गया कि मानव के बीच में थोड़ी थोड़ी सी ऊंच नीच दिखाई देने लगी, थोड़ी थोड़ी सी ऊंच नीच होने लगी। और ये जो कारण थे आर्थिक विषमता, देखते हैं सबसे पहला जो इसका कारण था आर्थिक विषमता, हम देखते हैं घरों की बनावट। घरों की बनावट कैसे दोस्तों, जो हमें जितने भी घर मिलते हैं ज़्यादातर घर हमें आयताकार मिलते हैं, जो सामान्य घर होंगे, जबकि कुछ घर हमें गोलाकार मिलेंगे जिन्हें हम विशेष घर कहेंगे। एक बस्ती में सभी घर दोस्तों आयताकार थे, कुछ चंद घर गोलाकार थे जिनका आकार गोल था। दोस्तों आज ही हम देखते हैं जब हम किसी एरिया में जाते हैं, किसी कॉलोनी में जाते हैं, और उस कॉलोनी में 100 मकान है और 100 में से 90 मकान उसमें लगभग एक जैसे बने हुए हों, सामान्य से बने हो, उसमें 10 मकान बहुत ज़्यादा कह सकते हैं बड़े बने हुए हों, या उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा अच्छा, उनकी डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी हो, लुक वाइज वो सामने से बहुत सुंदर दिखते हों, पेंटिंग डेंटिंग और टाइल्स बहुत अच्छे लगे हुए हैं, तो हमें पता चल जाता है कि ये शायद किसी अच्छे व्यक्ति का, अमीर व्यक्ति का घर है और ये किसी गरीब व्यक्ति के घर है, ये सामान्य लोग घर है। तो दोस्तों यहाँ पे भी हमें आर्थिक विषमता के संकेत मिलने लग जाते हैं कि घरों की बनावट हम देखते हैं कि कुछ लोग हम कह सकते हैं बहुत साधारण भाषा में ये सामान्य लोग थे और ये विशेष लोग थे, कुछ अमीर लोगों का यहाँ पे एक तरीके से बसना शुरू हो गया था। और दूसरा दोस्तों शवाधिकरण की शुरुआत, शवाधिकरण की शुरुआत में रखी सामग्रियों से शवाधिकरण। दोस्तों जो शवाधिकरण हमने देखा था, शुरुआत देखी थी वो मध्य पाषाण काल में देखी थी, लेकिन इस काल में आते आते हम देखेंगे कि शवाधिकरण से भी आर्थिक विषमता के बारे में हमें पता चलता है। और क्या आर्थिक विषमता के बारे में पता चलता है दोस्तों, जब कोई व्यक्ति मरता था तो ये उसे दफनाते थे, और दफनाने के साथ जब उसकी समाधि में हम देखते थे तो कुछ के साथ सामान्य सामग्री गिरी रखी जाती थी। कुछ व्यक्ति की कब्र में, समाधि में सामान्य चीज़ों को रखा जाता था, और यहाँ देखते हैं जबकि कुछ व्यक्ति की कब्र में विशेष बहुमूल्य सामग्रियों
धातु सामग्रियों आदि को रखा गया था। तो दोस्तों हम देखते हैं कि कुछ व्यक्तियों की कवर में बहुत सिंपल साधारण चीज़ों को रखा गया था और कुछ व्यक्ति कवर में बहुत अच्छी और कह सकते हैं विशेष चीज़ों को रखा गया था। तो वो गरीब और ये अमीर। तो हमें आर्थिक विषमता मतलब आर्थिक ऊंच नीच के संकेत या आर्थिक स्थिरीकरण के संकेत इस काल में मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सामाजिक संरचना से आगे बढ़ते हुए हम थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं धार्मिक विचार या फिर कह सकते हैं कि धार्मिक मनोभाव से हमारा अर्थ होता है कि धर्म को लेके या फिर किसी प्रकार के धार्मिक रीति रिवाज को लेके मनुष्य के अंदर किस प्रकार से सोच या फिर समझ या फिर कह सकते हैं मनुष्य की एक अपनी प्रवृत्ति किस तरीके से स्थापित हो रही थी, तरीके किस तरह से बन रहे थे। तो यहाँ पर हम दो हमारे सामने ऐसे साक्ष्य मिलते हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि लोगों में लगभग धार्मिक मनोभाव की स्थापना होनी शुरू हो गई थी। धीरे धीरे लोग धार्मिक प्रवृत्ति को अपनाने लग गए थे। तो दोस्तों धार्मिक प्रवृत्ति को अपनाने के जो साक्ष्य हमारे सामने, पहला साक्ष्य जो हम देखते हैं वो है कुबड़ वाले सांड की मूर्ति मिलना और इसके साथ नाथ देवी की मूर्ति मिलना, मतलब स्त्री की मूर्ति मिलना। और इससे पहले भी हमने एक चीज़ देखा था जो हमने पुरापाषाण काल में देखा था कि चित्रकारी में भी लगभग अनुष्ठानिक महत्व हमें देखने को मिलता है। तो चित्रकारी का भी अनुष्ठानिक महत्व रहा होगा। श्योर नहीं है, रहा होगा, निश्चित तौर पे नहीं कह सकते, लेकिन चित्रकारी का भी कुछ ना कुछ अनुष्ठानिक महत्व रहा होगा। और अनुष्ठानिक महत्व से हमारा आशय है कि आज भी जब मनुष्य किसी कार्य को करने जाता है तो कार्य करने से पहले वो इस चीज़ की आकांक्षा करता है कि कार्य शुभ हो, और कार्य को शुभ देखने के लिए, करने के लिए वो पूजा करता है। और पूजा के करने के बाद वो ये समझता है कि अब ये कार्य शुभ होगा। उस समय के मानव ने भी कुछ शिकार पर जाने से पहले वो चित्रकारी किया करता था, ये शिकार को देख के वो चित्रकारी किया करता था। वो शायद समझता था कि ऐसी चित्रकारी बनाऊंगा तो शायद मैं सफल रहूं और हमारा शिकार सफल हो, आसानी से हो, अच्छा हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे पढ़ते हैं हम, स्थलों पे बढ़ते हैं। स्थल के बारे में दोस्तों जो हमें जानकारी मिलती है वो लगभग संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप से, भारतीय उपमहाद्वीप से जानकारी मिलती है। दोस्तों संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप से हमें स्थलों की जानकारी मिलती है। और हम देखा जाए तो जो हमें यहाँ पे सबसे प्राचीन या फिर सबसे पुराना स्थल मिलता है, सबसे प्राचीन स्थल वो हमारा बलूचिस्तान में मेहरगढ़ है, जहां से 3 प्रकार के गेहूं, चावल, जौ, कपास के साक्ष्य मिले हैं। मतलब भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुराना कृषि का साक्ष्य भी यहीं से मिलता है। और दूसरा, यहां से एक कच्ची ईंटों से
निर्मित संरचना भी मिली है। कच्ची ईंटों से निर्मित संरचना भी हमें यहीं से मिलती है। मेहरगढ़ 3 प्रकार के गेहूं, जौ, कपास, खजूर, कच्ची ईंटों से निर्मित एक संरचना मिलती है। और दोस्तों मेहरगढ़ के बारे में विशेषता, सबसे पहला स्थल है, उसके साथ साथ सबसे प्राचीन नव पाषाण कालीन स्थल होने के साथ साथ विकास के सबसे बेहतर स्तर पर भी होने के प्रमाण। दोस्तों प्राचीन, एक तो सबसे प्राचीन मेहरगढ़ बलूचिस्तान में, और अगर आप बलूचिस्तान की लगभग लोकेशन देखेंगे तो हम कह सकते हैं कि अगर हम ये इंडिया का ऊपरी भाग बनाते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पर इंडिया के ऊपरी भाग में पाकिस्तान है और उसके बाद यहाँ अफगानिस्तान, और ये हमारा कश्मीर। तो इस भाग को दोस्तों हम क्या कहते हैं, इस भाग को हम कहेंगे उत्तरी पश्चिमी भाग कह सकते हैं, सिंपल सा, भारत का उत्तरी या पश्चिमी भाग। और दोस्तों ये उत्तरी और पश्चिमी भाग में ही हमें मेहरगढ़ मिलेगा। सिंपल सा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा सा। यहीं पे पाकिस्तान में एक स्थल है बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान का ही एक स्थल है मेहरगढ़, जो यहाँ पर हमें इस क्षेत्र में मिलेगा। और ना केवल ये नवपाषाण काल का सबसे प्राचीन, सबसे पुराना स्थल होगा, बल्कि अगर विकास का स्तर देखा जाए तो विकास के स्तर में भी सबसे बेहतरीन और सबसे आगे बढ़ता हुआ, सबसे अग्रसित रहेगा, सबसे ज्यादा डेवलप एरिया रहेगा। और एक ताज्जुब की बात यह है दोस्तों कि बाद में इसी क्षेत्र में हम क्या देखेंगे, इसी क्षेत्र में हम सिंधु घाटी सभ्यता का विकास देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता का विकास। और दोस्तों जब आप सिंधु घाटी सभ्यता का विकास पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, कुछ विद्वानों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास पश्चिम के जो एरिया में हुआ है वो इसलिए हुआ है क्योंकि मेसोपोटामिया की सभ्यता से कुछ लोग यहाँ पे आए और उन्होंने यहाँ पे करा। कुछ लोगों का मानना होगा कि इसे द्रविड़ लोगों ने स्थापित करा है, कुछ लोग मानेंगे कि अस्कमात मतलब एकदम से स्थापित हुई है। और अगर हम इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं तो हमें सिंधु घाटी सभ्यता का विकास इसी क्षेत्र में क्यों हुआ ये लगभग थोड़ा थोड़ा समझ में आना शुरू हो जाएगा। और मैं आपको अभी बता रहा हूँ मेहरगढ़ जो सबसे ज्यादा विकसित एरिया था, बाद में यहीं भी मेहरगढ़ में हम देखेंगे धीरे धीरे मानव विकसित जो बस्तियां होंगी वो और ज्यादा विकसित होंगी, डेवलप करेंगी। चाक, चक्के, हल और क्या कहते हैं आपको थोड़ा सा एक बाहरी व्यापार, इन सभी चीजों का इसे सपोर्ट मिलेगा। और इन सभी चीजों के समर्थन के साथ यहाँ पर धीरे धीरे नगरीकरण स्थापित होगा और नगरीकरण की स्थापना के साथ ही सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत होगी। तो दोस्तों हम देख सकते हैं कि ना केवल सबसे प्राचीन बल्कि विकास में भी सबसे बेहतर, और इसका आगे बढ़ना जायज था। ये स्थल और क्षेत्रों से आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ते बढ़ते सिंधु घाटी सभ्यता की स्थापना करेगा। तो दोस्तों ये हम बात कर रहे थे सबसे प्राचीन स्थल मेहरगढ़ और सबसे प्राचीन नवपाषाण कालीन स्थल होने के साथ साथ विकास के सबसे बेहतर स्तर पर भी होने के प्रमाण मिलते हैं। और दोस्तों जो नवपाषाण कालीन भारत में स्थल थे उनकी एक विशेषता रही, इससे मैं मिटाता हूं, हम आगे बढ़ते हैं। कि अगर हम संपूर्ण भारत को देखते हैं लमसम, अगर हम इसे एक भारत का मैप मान लें, मुझे बहुत अच्छा बनाना नहीं आता लेकिन समझाने के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं, तो यहां पे पाकिस्तान, कश्मीर, दक्षिणी भारत, पूर्वी भारत, पश्चिम, और यहां पे हम उत्तर पश्चिम भारत कहेंगे।
तो दोस्तों हम देखेंगे कि भारत में जो नवपाषाण कालिक स्थल होते हैं वो इस तरीके से पाए जाएंगे हमें, और जो उनके विकास का स्तर होगा, जो सबसे प्राचीन होंगे, प्राचीन और सबसे विकसित स्थल होंगे वो इस क्षेत्र में आएंगे। और इस क्षेत्र से आते आते हम देखेंगे जो स्थल होंगे जो 7000 ईसा पूर्व के आसपास हमें ये स्थल पाए जाएंगे। यहाँ पे आते आते हमें लगभग पता चलेगा कि 5000 या फिर 4000 ईसा पूर्व तक वो स्थल हो जाएंगे। और धीरे धीरे हम आएंगे, और धीरे धीरे जब हम दक्षिण भारत में आएंगे तो हमें पता चलेगा यहाँ पर कोई भी नवपाषाण कालिक स्थल 2500 ईसा पूर्व से पुराना नहीं होगा। तो यहाँ के जो स्थल होंगे जैसे जैसे ऐसे बढ़ते जाएंगे, समय घटता चला जाएगा और विकास का स्तर भी घटता चला जाएगा। ये एरिया सबसे प्राचीन, सबसे पुराने और सबसे डेवलप होंगे। धीरे धीरे आएंगे, ये नए नए एरिया विकसित होते चले जाएंगे और ये विकास में लगभग पिछड़े ही होंगे इन एरिया की तुलना में। और दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे कृषि की शुरुआत हो चुकी होगी 5000 ईसा पूर्व में, और जबकि यहां पर हम देखेंगे 2500 ईसा पूर्व में भी कृषि की शुरुआत ना के बराबर होगी। पशुपालन ही मुख्य पेशा रहेगा। पशुपालन ही मुख्य पेशा रहेगा। दोस्तों देखो, और अगर हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं तो हमें ये पता चल जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का आखिरकार जो विकास हुआ, जो स्थापना हुई, और वो एक सिंधु घाटी सभ्यता नगरीकरण बनकर तैयार हुआ, वो इसी क्षेत्र में क्यों हुआ? क्योंकि ये क्षेत्र पहले से ही डेवलप करे हुए क्षेत्र थे। और अगर भारत को, संपूर्ण भारत के इतिहास को देखेंगे तो सबसे पहले बड़े बड़े साम्राज्यों का जो विकास होता है, चाहे वो मौर्य साम्राज्य रहा हो, चाहे वो उससे पहले के धनानंद वंश रहा हो, वो भी उनका भी विकास यहीं पे होगा। और वो विकास का कारण भी यही रहेगा कि हाँ, ये क्षेत्र पहले से ही डेवलप थे। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे स्थलों की। सिंध में हम बात करते हैं, हमने दोस्तों जो बात करी थी मेहरगढ़ के बारे में बात करी थी, अब हम सिंध में स्थलों की बात करते हैं। नवपाषाण कालिक स्थल, वो नवपाषाण कालिक स्थल जो हमें सिंध क्षेत्र में पाए गए थे, तो उनका नाम आमरी कोट दीजी और किला तरकाई। दोस्तों आमरी कोट दीजी किला तरकाई ये वो स्थल है जो हमें सिंध क्षेत्र से मिलेंगे। और उसके बाद हम अफगानिस्तान से मुंडीगढ़, अगर हम कश्मीर से देखें, कश्मीर से हमें बुर्जहोम, गुफ कराल, बुर्जहोम और गुफ कराल ये दो स्थल मिलते हैं। अगर हम मध्य गंगा दोआब में आते हैं, तो यहां पर हमें खिराती, नरहन, सोनपुर, खिराती, नरहन और सोनपुर चिरांद, कौन सी वाली चिरांद? स्थल वाली चिरांद, वो हमें यहाँ से मिलेगा। और अब हम आगे बढ़ते हुए बंगाल में देखेंगे नवपाषाण कालिक स्थल महिषादल, पांडु रजा देवी, महिषादल और पांडु रजा देवी असम में देखेंगे। देओजल हार्डिंग ये असम का प्रदेश है जो हमें नवपाषाण काल में प्राप्त होता है। आंध्र प्रदेश में देखेंगे
उतनूर आंध्र प्रदेश में नवपाषाण कालिक स्थल है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसे मिटाता हूं। स्थलों की चर्चा हो रही थी। आंध्र प्रदेश से आगे बढ़ते हुए हम कर्नाटक की तरफ आएंगे। कर्नाटक में दोस्तों ब्रह्मगिरी, मास्की, टी नरसिंहपुर, ब्रह्मगिरी, मास्की, ये स्थल मिलते हैं। और जो मैंने आपको इन स्थलों की विशेषता बताई, स्थलों की विशेषता दोस्तों हम देखते हैं। भारत में नवपाषाण कालीन स्थलों में पश्चिम के स्थल न केवल प्राचीन थे बल्कि विकास के भी उच्चतम स्तर पर थे। न केवल प्राचीन थे बल्कि उच्चतम विकास के उच्चतम स्तर पर थे। धीरे धीरे दक्षिण की ओर पाए जाने वाले स्थल न केवल पश्चिम के स्थलों की तुलना में नए थे बल्कि अविकसित भी थे। जहां मेहरगढ़ पश्चिम 7000 ईसा पूर्व का स्थल माना जाता है, वहीं दक्षिण भारत का कोई भी स्थल 2500 ईसा पूर्व से अधिक पुराना नहीं है। अधिक पुराना नहीं है। एक चीज और लिख लेते हैं दोस्तों, एक चीज और देखते हैं दोस्तों नवपाषाण काल के बारे में। सेकंड, जहां मेहरगढ़ 7000 ईसा पूर्व का नव पाषाण कालीन स्थल माना जाता है, वहीं दक्षिण भारत के नवपाषाण कालीन स्थल 2500 ईसा पूर्व के बाद ही पाए जाते हैं। एक पॉइंट और देख लेते हैं दोस्तों, जहां मेहरगढ़ या कह सकते हैं कि पश्चिमी भारतीय उपमहाद्वीप के नव पाषाण कालीन स्थलों
से हमें नियमित कृषि के साक्ष्य मिलते हैं, वहीं दक्षिण भारत के क्षेत्रों में अभी भी या 2500 ईसा पूर्व तक भी कृषि गौड़ पेशा ही रहा था, जबकि पशुपालन मुख्य पेशा था। तो दोस्तों देख सकते हैं हम, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जो मेहरगढ़ या हम पश्चिमी भारत की बात करते हैं और नवपाषाण काल की स्थिति को देखते हैं, तो पश्चिमी भारतीय उपमहाद्वीप हमेशा दक्षिण भारतीय उपमहाद्वीप की तुलना में विकसित रहा है और आगे रहा है, और ना केवल समय सारणी के अनुसार हम देखें आगे रहा है, बल्कि हम अगर विकास का स्तर भी देखते हैं तो उस स्तर में भी वो हमें आगे दिखाई देता है। दोस्तों नवपाषाण काल को हमने बहुत अच्छे से कवर कर लिया है, सारे आयामों को देख लिया है। अब मैं आपको नवपाषाण काल से कुछ प्रश्नों को देता हूं, और ये आप सभी विद्यार्थियों का टारगेट रहेगा कि आपको उन प्रश्नों के उत्तर करने, उन प्रश्नों के उत्तर बेहतर तरीके से लिखने। और जब भी आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, डजेंट मैटर कि आप इस वीडियो को कब देख रहे हैं, कितने समय बाद देख रहे हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि आप अपने इन प्रश्नों के उत्तर को बेहतर तरीके से लिख के मुझे व्हाट्सएप करें, और मैं आपके उत्तर को चेक करूंगा और आपको बताऊंगा कहाँ आपने त्रुटि करी है, कहाँ मिस्टेक्स हैं, कहाँ आपने अच्छा करा है और किन चीज़ों की सुधारों की आवश्यकता है। तो दोस्तों कुछ प्रश्नों को तो दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। पाषाण काल मानव गतिविधियों की आदिम अवस्था का काल था। टिप्पणी करें या विस्तार से बताएं। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, नव पाषाण काल, पुरा पाषाण व मध्य पाषाण काल की तुलना में कहीं अधिक विकसित था। कारणों उदाहरण सहित बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, पुरा पाषाण काल से नव पाषाण काल तक मानव द्वारा निर्मित औजारों के स्वरूप में आने वाले परिवर्तन व औजारों के कारण आने वाली गतिशीलता, मानव जीवन में आने वाली गतिशीलता का वर्णन करें। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन,
नव पाषाण काल के स्थलों के आधार पर इस मत का परीक्षण करें कि पश्चिम के क्षेत्र दक्षिण के क्षेत्रों या स्थलों की तुलना में विकसित थे। दोस्तों ये 4 प्रश्न हैं आपके सामने और आपको इन प्रश्नों का बेहतर तरीके से आंसर देना है और आंसर लिखने के बाद आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपका आंसर चेक करके आपको जैसे ही समय मिलता है आपको बताऊंगा। दोस्तों ये जो YouTube चैनल है, इस चैनल में मेरा जो प्रयास रहता है वो बच्चों तक बेहतर किस्म की एजुकेशन को पहुंचाना रहता है और एजुकेशन जो मैं आपको क्लास देता हूं तो वे ऑफ टीचिंग जो मैं अपना रखता हूँ वो इस तरीके से रखता हूँ, मैं बोर्ड पर ज़्यादा से ज़्यादा खुद लिखने का प्रयास करता हूँ। उसका कारण ये रहता है कि ताकि आपको भी लिखने के लिए एक भाषा मिले, ताकि आप जो एग्ज़ाम में बैठें, पेपर में बैठें तो आपको पता चले कि किस तरीके से एक भाषा को एक रूप और एक आकार दिया जाता है, किस तरीके से हम भाषा का प्रयोग करते हुए अपने क्वेश्चनों को, प्रश्नों को अच्छे से लिख सकते हैं, प्रश्नों के आंसर को। तो दोस्तों ऐसे में क्या रहता है, हमारी क्लासेस थोड़ी सी लंबी हो जाती है, लेकिन आप इस चीज़ से चिंतित ना रहें। दोस्तों मैं बहुत सारी क्लासेस को यूट्यूब पर देखता हूँ और टीचर्स बहुत सारा पढ़ा रहे हैं, एक से एक वीडियो आ रही है, प्रोजेक्टर लगा रखे हैं, बहुत सारी चीज़ें का प्रयोग करते हुए टीचर्स नई नई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। लेकिन वहाँ पे दोस्तों एक बहुत बड़ी कमी जो मुझे दिखाई देती है कि वहाँ पे विद्यार्थियों के लिए सिर्फ एजुकेशन में इन्फॉर्मेशन ही है और इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर आप बेहतर तरीके से लेखन शैली को बढ़ाना चाहते हैं, बेहतर लेखन शैली चाहते हैं, तो आपको जिस फॉर्मेट में मैं पढ़ा रहा हूँ उस फॉर्मेट में अगर आप पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। और दोस्तों आप सभी विद्यार्थी थोड़ा सा सपोर्ट मुझे भी करें। अगर आप सभी विद्यार्थियों को मुझे सपोर्ट मिलता रहेगा, प्यार मिलता रहेगा, तो मैं भी बहुत आगे बढ़ता रहूँगा। और ये मेरा डेफिनेटली एक तरीके से कह सकता हूँ आपके साथ प्रॉमिस है कि मैं बहुत जल्दी यूट्यूब पर बहुत सारी ऐसी सामग्रियों को, ऐसी क्लासेस को लेके आऊँगा और ऐसे तरीकों को लेके आऊँगा जिससे यूपीएससी वाले विद्यार्थी बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चनों के आंसर को लिखना सीखेंगे। दोस्तों अगर पिछले कुछ वर्षों के हम यूपीएससी के रिजल्ट को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हिंदी माध्यम का जो रिजल्ट है लगभग ना के बराबर है। 4%, 6%, 8% बच्चे लगभग यूपीएससी में हिंदी माध्यम से सिलेक्ट होते हैं। दोस्तों ये एक बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है। क्या पूरे भारत में यूपीएससी को 100 बच्चे भी ऐसे नहीं मिलते हिंदी माध्यम से जो वो आईएएस का एग्ज़ाम पास कर सकते हैं, जो आईएएस बन सकते हैं? दोस्तों कमी जहाँ पे भी रही हो, एक बहुत बड़ी कमी लेखन शैली की भी है। तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि इस लेखन शैली की जो भी लेखन शैली में हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों की कमी होती है, मैं उसे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से सुधारूं और सभी बच्चों तक अच्छी लेखन शैली की कला को पहुंचाऊं। दोस्तों ऐसे ही सपोर्ट करते रहना मुझे। मेरी क्लास देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।